आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांतों की बात करेंगे। मानव भूगोल के 3 आधारभूत सिद्धांत हैं, जिनमें क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, आर्थिक एकता का सिद्धांत और वातावरण समायोजन का सिद्धांत। आज हम बात करेंगे क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, एक्टिविटी। संसार की प्रत्येक वस्तु में क्रिया है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। संसार की, चाहे वो जड़ पदार्थ हो, चाहे वो चेतन पदार्थ हो, निर्जीव पदार्थ हो या सजीव पदार्थ हो, प्राकृतिक वातावरण का, चाहे वो सांस्कृतिक वातावरण हो, चाहे वो प्राकृतिक वातावरण हो, प्रत्येक में परिवर्तन है, प्रत्येक में परिवर्तनशील है, प्रत्येक क्षण परिवर्तन हो रहा है। संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज स्थायित्व की अवस्था में नहीं है, सभी में परिवर्तन है। परिवर्तन प्रत्येक क्षण हो रहा है, प्रत्येक चीज परिवर्तनशील है। हम एक एक उदाहरण करके देखेंगे। जैसे समय में सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होती है, रात्रि होती है। इसी तरह से ऋतुओं में शीत ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, बरसात ऋतु आती है। इसी तरह से हम देखेंगे कि आपका हिमालय पर्वत से नदियां या पहाड़ों से या पर्वतीय भागों से जब नदियां अपने उद्गम क्षेत्र से निकलती हैं, तो कई धाराओं में होकर के जब वो बहती हैं तो उनकी वो किशोर अवस्था होती है। जब वो कई धाराएं पहाड़ से उतर करके मैदान में आती हैं, तो मैदान में जब वो बहती हैं तो बड़े बल खा करके नदी अपने मैदानी समतली भाग में जब वो बहती है तो उसकी प्रौढ़ अवस्था होती है। जब नदी किसी महासागर में या सागर में या खाड़ी में गिरती है, तो उससे पहले नदी की शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि नदी के मार्ग में अगर थोड़ी सी भी अगर कोई रुकावट आ जाती है तो नदी अपना मार्ग बदल देती है। और इसीलिए नदियों के मुहाने पे डेल्टाओं का निर्माण होता है। थोड़ा सा भी अवरोध आ जाता है तो अवरोध को हटाने की क्षमता नदी में नहीं होती, ये उसकी वृद्धावस्था होती है। नदी की अपना मार्ग बदल देती है और डेल्टाओं का निर्माण होता है। इसी तरह से आपका प्रत्येक चीज परिवर्तनशील है। संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज स्थायित्व की अवस्था में नहीं है। हम अपनी संस्कृति और सभ्यताओं की बात करें, जो बहुत ही उच्च और विकसित प्रकार के शहर थे, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे तक्षशिला हो, दक्षशिला हो, नालंदा हो, राजगृह हो, आज उन नगरों का कोई अता पता नहीं है, वो काल कवलित हो चुके। तो विकास के बाद में प्रत्येक चीज में परिवर्तनशील है। वनस्पति होती है, बीज होता है, अंकुरित होता है, धीमे धीमे बढ़ता है और एक विशाल वट वृक्ष के रूप में बन जाता है। आगे जाकर के वो भी सूख जाता है या खत्म होता है। इसी तरह से आपकी फसलें हैं, कोई भी फसल हम बोते हैं, बढ़ने का क्रम उनका प्रति सेकंड होता है, परंतु हम उसको नाप नहीं सकते। फसलें हैं, हमने फसल बोई और फसल उगी, उगने के बाद में वो बढ़ती है, तो बढ़ने का क्रम प्रत्येक सेकंड होता है। आज हम खेत पे जाएं तो हमें पता लगा कि हमारी फसल 6 इंच की है, इसके बाद हम 15 दिन बाद जाएं तो पता लगा 6 इंच की हो गई।
तो वो बढ़ने का क्रम उनका प्रत्येक सेकंड हो रहा है, प्रतिक्षण हो रहा है। तो प्रत्येक चीज में परिवर्तन है। संसार की फ्रांस के भूगोलवेत्ता हैं प्रोफेसर ब्रुन्स, उन्होंने कहा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब परिवर्तनशील हैं। प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या घट रही है या ह्रास हो रहा है या खत्म हो रही है। संसार की कोई भी वस्तु स्थायित्व की अवस्था में नहीं है। प्रत्येक वस्तु के गुण में, रूप में, आकार में, आकृति में कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य जन्म लेता है, किशोर अवस्था होती है, फिर उसके बाद उसकी बड़ा होता है, प्रौढ़ अवस्था होती है, आखिर में उसकी वृद्धावस्था होती है। तो प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन है, प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। संसार की हर वस्तु में प्रत्येक क्षण परिवर्तन हो रहा है। संसार की संस्कृति और सभ्यताओं की बात करें, बड़े बड़े शहर थे, बड़े बड़े विकसित नगर थे, वो आज काल कबलित हो चुके हैं। तो प्रत्येक चीज में परिवर्तन है। संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। पर्वत ऊपर उठ रहे हैं, बाहरी शक्तियां उनको विखंडन करके, अनाच्छादन करके उनको खुरच रही हैं, और वो नदियों के माध्यम से, हवाओं के माध्यम से वो भिन्न भिन्न जगहों पर निक्षेपित हो रहा है, डिपोजिट हो रहा है। हर चीज में चक्र है। आपका समुद्र पर सोलार रेडिएशन, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, भाप बनता है, भाप बन करके बादल बनता है, और बादल बन करके पहाड़ों से वो बादल टकराता है, बरसात होती है, और बरसात हो जाने के बाद में नदियों के माध्यम से वो पानी फिर एक चक्र के रूप में बहता है, और वो नदियों के माध्यम से सागर या महासागरों में जाता है, और फिर वो सागर महासागरों से भाप बनता है, और भाप बन करके आपके ठंडे इलाकों में जाता है, वहाँ ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में जमता है, पहाड़ों से टकरा करके बरसात के रूप में आता है। तो इसी तरह से एक चक्र है। तो प्रत्येक चीज में आप परिवर्तन देखेंगे। संसार की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, स्थायित्व है तो है, एक आकृति में है। अगर जिसकी आकृति शून्य है, जिसकी आकृति जीरो है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये जो इतना भी परिवर्तन हो रहा है, उस शून्य के लिए हो रहा है, उस जीरो के लिए हो रहा है। ये सारी वस्तु चाहे जैविक हो, चाहे अजैविक हो, निर्जीव हो, सजीव हो, सबकी आकृति शून्य के लिए हो रहा है। प्रत्येक चीज को आप देखेंगे तो प्रत्येक चीज परिवर्तनशील है। संसार की कोई भी वस्तु स्थायित्व की अवस्था में नहीं। अगर स्थायित्व है तो इस शून्य में है। कोई भी चीज अगर इस शून्य में है, जीरो की आकृति में है, बॉल की आकृति में है, उसमें स्थायित्व है। बाकी के इसके अलावा प्रत्येक चीज परिवर्तनशील है। इस परिवर्तन के पीछे जो शक्तियां अपना योग देती हैं, ये परिवर्तन जिनकी वजह से होता है, वो उन शक्तियों की बात करें हम तो नंबर 1 पहले आपकी है पृथ्वी के ग्रही संबंध। पृथ्वी एक ग्रह है, अपने सौर परिवार में एक ग्रह है। इस सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। तो पृथ्वी की 2 गतियां हैं। एक अपने अक्ष पर 24 घंटे में चक्कर लगा लेती है अपने कक्ष पे, उससे दिन रात होते हैं। एक अपने कक्षा में, ऑर्बिट में, और 365 दिन में अपने इस सौर परिवार की मुखिया जो सूर्य है, उसकी परिक्रमा 365 दिन में लगाती है। जो अपने अक्ष पर 24 घंटे में ये चक्कर लगाते हैं, उससे दिन रात होते हैं। और अपनी कक्षा में 365 दिन में
ये सूर्य की जो सौर परिवार का मुखिया उसकी परिक्रमा लगाती है, उससे ऋतु परिवर्तन होता है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षात ऋतु। इस परिवर्तन से जो ग्रह हैं, इसकी गतियां हैं, इनसे धरातल पर वायु पेटियां बनती हैं, वायुदाब पेटियां बनती हैं, ताप की पेटियां बनती हैं। वायुदाब और तापमान में उल्टा रिश्ता रहता है। या वायु का टेम्परेचर अधिक होगा, वहां वायुदाब कम होगा। या टेम्परेचर कम होगा, वहां वायुदाब अधिक होगा। तो पृथ्वी की ग्रह दूसरा है सौर ताप शक्ति। दूसरी है आपकी सौर ताप शक्ति। सौर ताप शक्ति इस वायुमंडल में जो सोलार इंसोलेशन है, सोलार रेडिएशन है, जो लघु किरणों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इस वायुमंडल को गर्म करती है। सूर्य निकलता है, उससे सोलार रेडिएशन से लघु किरणों के माध्यम से पहले धरातल पर उसकी रे आती है और धरातल पे आने के बाद में उसके संपर्क में आने वाली वायु गर्म होती है। उसके बाद में अप्रत्यक्ष रूप से ये वायुमंडल गर्म होता है। तो इस वायुमंडल रूपी, पृथ्वी रूपी ग्रह पर, इस धरती पर, इस वायुमंडल में वायुमंडल रूपी जितना भी उत्पात होता है, जैसे धूप निकलना, प्रकाश, आंधी, तूफान, कोहरा, ओले बरसना, बिजली चमकना, बड़े बड़े बवंडर आना, आंधी आना, तूफान आना, ओस पड़ना, कोहरा होना, इस सारे उत्पाद का जो जन्म जाता है वो सोलार रेडिएशन है, सौर ताप का असमान वितरण। हम पृथ्वी रूपी ग्रह पर दृष्टिपात करते हैं, ये देखते हैं कि पृथ्वी रूपी ग्रह का धरातल भिन्न भिन्न स्वरूप लिए हुए है। कहीं पर वनस्पति का क्षेत्र है, कहीं पर काली मिट्टी का क्षेत्र है, कहीं पर वनों का क्षेत्र है, कहीं पर बर्फ का क्षेत्र है, कहीं पर पानी का क्षेत्र है, पानी के जलराशि का क्षेत्र है, जलराशि के रूप में महासागर हैं, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर झील हैं। तो ये गर्म होने का माध्यम भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो धरातल का स्वरूप जो है वो समान रूप से तापमान नहीं पाया जाता है। तो जितना भी वायुमंडल रूपी जो उत्पात होता है उसका जन्मजाता सोलार रेडिएशन है। वायुमंडल रूपी उत्पात के रूप में जितना भी इस धरातल पर जो उत्पात है वायुमंडल, उसका जन्मजाता सौर ताप शक्ति है, सौर ताप का असमान वितरण। नेक्स्ट तीसरा है पृथ्वी के अभ्यंतर में गति करने वाली शक्तियां। पृथ्वी के अभ्यंतर में गति करने वाली शक्तियों को हम दो भागों में बांटते हैं। क्रम संख्या 1 कि सामान्य शक्तियां, जैसे पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया। ये हजारों लाखों वर्षों के बाद में पर्वत ऊपर उठ रहे हैं, पर्वत निर्माण हो रहा है। जैसे नवीन वलित मोरदार पर्वत, हिमालय पर्वत नवीन वलित मोरदार पर्वत की श्रेणी में आता है। रॉकीज, उत्तरी अमेरिका का रॉकीज पर्वत, दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत, यूरोप महाद्वीप का आल्प्स पर्वत, ये सब हिमालय पर्वत, ये नवीन वलित मोरदार पर्वत की श्रेणी में आते हैं। इनका निर्माण आज भी हो रहा है। नवीन का मतलब इनका निर्माण आज भी हो रहा है। आज भी ये पर्वत ऊपर उठ रहे हैं। इनका ऊपर उठने का क्रम, परिवर्तन का क्रम की गति बहुत मंद होती है। हजारों लाखों वर्षों में पता लगा कि थोड़ा सा पर्वत अपना ऊपर उठे। अब जैसे आप हमारे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी 4 श्रेणियां हैं, महान या आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी और ट्रांस हिमालय। इनका निर्माण भी भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। पहले कभी 11 करोड़ वर्ष पूर्व, 9 करोड़ वर्ष पूर्व,
7.5 करोड़ वर्ष पूर्व और शिवालिक श्रेणी का 2.5 लाख वर्ष पूर्व। आने वाले भविष्य में कब कौन सी एक और श्रेणी का निर्माण हो जाए, ये भविष्य के घर में है। तो हिमालय पर्वत को हम अस्थिर क्षेत्र कहते हैं, नवीन भाग कहते हैं। तो ये सामान्य घटना है कि पर्वत आज भी ऊपर उठ रहे हैं, जैसे ग्रीनलैंड है आज भी पश्चिम की तरफ खिसक रहा है, तो ये आज भी ऊपर उठ रहे हैं। ये सामान्य घटना है। पृथ्वी के अभ्यंतर के, पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर जो घटनाएं होती हैं उसके पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया है। जहाँ आज हिमालय पर्वत है, आज हजारों लाखों वर्ष पूर्व यहाँ पर महासागर था। उस महासागर का नाम था टेटिस महासागर। तो आंतरिक उथल-पुथल से या टेटिस महासागर से एक पर्वत का निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत बन गया। दूसरी शक्ति होती है विवर्तनिक शक्ति, पृथ्वी के अभ्यंतर में गति करने वाली, जिन्हें हम विवर्तनिक शक्ति कहते हैं, टेक्टोनिक फोर्स कहते हैं। विवर्तनिक शक्ति, उन शक्तियों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसके अंतर्गत जैसे भूकंप है, जैसे ज्वालामुखी है। अभी हम क्लास ले रहे हैं, मथुरा शहर है, पता लगा भूकंप आया, 1 सेकंड में, अभी कमरा बना हुआ है, पूरा शहर बसा हुआ है, 1 सेकंड लगा कि पता लगा यहाँ भूकंप आया, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो पूरा मथुरा शहर इसमें राख के ढेर में तब्दील हो गया। ये विवर्तनिक शक्तियां 1 सेकंड में, इनका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इन शक्तियों का 1 सेकंड में पता लगा, अभी भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आया, है ना, 1 सेकंड में। इनको विवर्तनिक शक्ति कहते हैं। परिवर्तन 1 सेकंड में हो गया। कहीं पर विस्फोट हुआ, वो क्षेत्र बहुत बढ़िया शहर था और वहां भूकंप आ गया, सारी बिल्डिंगें धराशायी हो गई, सब 1 सेकंड में सब परिवर्तन हो गया। तो ये विवर्तनिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटी फोर्स। गुरुत्वाकर्षण शक्ति इस पृथ्वी रूपी ग्रह पर प्रत्येक चीज हम ऊपर को उछालते हैं वो नीचे की तरफ आती है। पृथ्वी की जो कोर है वो नीफे से बनी हुई है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के साथ वायुमंडल है, इसलिए इस पर जीवन है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो प्रत्येक चीज को नीचे की तरफ खींचती है। कोई भी चीज हम ऊपर को फेंकेंगे वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे की तरफ आती है। अब पानी है, अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती तो पानी वहीं को ठहर जाता। पानी तेजाई से नीचाई की ओर दौड़ता है। क्यों? गुरुत्वाकर्षण शक्ति की। उसका स्वभाव है, तेजाई से गुरुत्वाकर्षण शक्ति उस पानी ऊपर से ऊंचाई से एकदम नीचाई की तरफ दौड़ता है। इसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति इस वायुमंडल में नीची जो परत है उसमें वायुमंडल की राशि को इकट्ठा करके रखती है। इस पृथ्वी के साथ में वायुमंडल है, इसलिए इस पृथ्वी पर जीवन है। आप देखेंगे इस वायुमंडल की निचली परत में ही जो मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी ऑक्सीजन है वो भी इस धरातल से एक निश्चित ऊंचाई तक पाई जाती है। आप एक निश्चित ऊंचाई से जब जाएंगे तो मनुष्य के जीवित रहने के लिए जो आवश्यक गैस है वो एक निश्चित ऊंचाई तक पाई जाती है। तो इस वायुमंडल की जो निचली परत है जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये धरातल से एक निश्चित ऊंचाई तक पाई जाती है। उससे ऊपर जो है हल्की गैसें पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, वो ऊंचाई पर पाई जाती हैं। कभी आप हिमालय पर्वत पर घूमने गए हो और वहाँ 4000 या 5000 की मीटर की ऊंचाई पे जब आप पहुंचेंगे तो जब ज्यादा ऊंचाई पे हम जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है। हिमालय पर्वत पर आप कभी गए हो, शिमला का 2 रास्ते हैं, एक तो देहरादून होकर के जाया जाता है, एक और है पहाड़ियों में होकर के जाया जाता है। वहाँ सरकुंडा देवी का एक मंदिर है, उसकी चढ़ाई लगभग 5000 मीटर के करीब है, 4.5-5 हजार मीटर की ऊंचाई पे है। तो सरकुंडा देवी
का एक मंदिर है, वहां पर हमारा एक बार टूर गया था। तो वहां पर उसकी सीढ़ियां जो है करीब 40-50 सीढ़ियां होंगी। उस 40-50 सीढ़ियों को चढ़ने के लिए कम से कम पौना घंटा लग गया था हम सब लोगों को। और ऐसा लग रहा था कि हमारे कंधे पर एक 50 किलो की बोरी हमारे कंधे पर रख दी गई हो, और हमको हमारी सांस इतनी फूल रही थी, है ना, क्योंकि वहाँ किसकी वजह से, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी थी। और हम लोगों को वो 50 सीढ़ी चढ़ने में और बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ा था। ये बहुत नानी याद आ गई हो। तो किसकी वजह से, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जब जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा की कमी पाई जाती है। तो ऑक्सीजन जो मनुष्य के लिए उपयोगी है वो धरातल से एक निश्चित ऊंचाई तक पाई जाती है। और इस ऑक्सीजन को खींच करके जकड़ करके किसने रखा? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने जो भारी गैसें हैं उनको पृथ्वी के नजदीक जकड़ के रख रखा है। ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति इस वायुमंडल में समन्वय का काम करती है। एक विद्वान है, उन्होंने सौरताप शक्ति को मूर्ख शक्ति कहा है। उसका काम है इस वायुमंडल में उत्पात मचाना। सौरताप के असमान वितरण से इस वायुमंडल में जो वायुमंडल रूपी जितना भी उत्पात होता है, आंधी आ जाना, कोहरा पड़ना, ओस पड़ना, बर्फ पड़ना, धुंध पड़ना, बवंडर आना, भयंकर आंधी तूफान आ जाना, बरसात होना, कोहरा पड़ना, इस सब का जन्मजाता सौरताप है। और इस सब में बैलेंस करना, उन सब में समन्वित करना, उसमें एक नियमितता करने का काम गुरुत्वाकर्षण शक्ति का है। तो एक विद्वान ने सौरताप शक्ति को मूर्ख शक्ति कहा है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बुद्धिमान शक्ति कहा है। ये वातावरण में नियमितता लाती है, कोऑर्डिनेट करती है, समन्वित स्थापित करती है। तो ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक फोर्स है, ये शक्ति है, ये परिवर्तन में अपना योगदान देती है। नेक्स्ट आपका मानव शक्ति। इस पृथ्वी के धरातल पर दो शक्तियां हैं। एक प्रकृति है, इन्वायरमेंट कह लो, प्रकृति कह लो, नैसर्गिक परोक्ष रूप में ईश्वर कह लो, और दूसरी शक्ति मनुष्य है, मानव है। क्योंकि मनुष्य में अपना दिमाग है, बुद्धि है, विवेक है, दिमाग है। अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से और अपने कार्य कौशल से इस पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन करता है। हट जाओ ना, दीपांशु बेटा बंद कर। परिवर्तन करता है। मनुष्य में अपना दिमाग है, अपना कार्य कौशल है, अपना बुद्धि है, अपना विवेक है। एक विद्वान ने कहा है कि मनुष्य इस धरातल पर अपना जन्म लेता है और जन्म लेने से लेकर के जब तक भौतिक विष उसको निष्प्राणित नहीं कर देता है, यानी उसकी मृत्यु नहीं कर देता है, तब तक मनुष्य अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने कार्य कौशल से, अपने हाथों से, अपने कार्यों से, अपने क्रियाकलापों से इस प्राकृतिक वातावरण को, इस सांस्कृतिक वातावरण को, इस प्रकृति को, इस पृथ्वी को परिवर्तन करता रहता है। आप देखेंगे कि गांवों को बसाया, शहरों को बसाया, सुरंगें बनाई, नदियों के जल को रोक करके बांधों में कन्वर्ट कर दिया। पहाड़ों पे कोई खेती नहीं कर सकता, परंतु इन्होंने सीढ़ीदार खेत बना करके वहां के खेती करने लगा। यातायात के साधनों के रूप में सड़कों का निर्माण कर दिया, रेल मार्गों का निर्माण कर दिया, वायुयानों का, वायु अड्डों का निर्माण कर दिया, हवाई अड्डों का, बंदरगाहों का। एक जो स्वरूप देख रहे हैं, आज का युग वैज्ञानिक युग है। आज का युग
आज के युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। मनुष्य कम नहीं है, मनुष्य मंगल ग्रह पे जाने की बात कर रहा है। आज 29 जनवरी 2022 है। आज के पेपर में आया था कि चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर इंडिया और जापान के सहयोग से एक ऐसी टैक्सी का निर्माण किया जा रहा है कि वो चंद्रमा पे ले जाई जाएगी और उसमें बैठ कर के आदमी अपना चंद्रमा के धरातल का अध्ययन कर सकता है। मनुष्य चंद्रमा और मंगल पर जाने की अपना काम कर रहा है ना। मनुष्य ने, आप देख रहे हैं, जितना भी सांस्कृतिक वातावरण का सृजन करता, सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता, स्वयं मनुष्य है। अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए मनुष्य ने इस बहुत कुछ कर दिया है। मनुष्य जो चाहता है वो कर लेता है। यहाँ पर इतना मटेरियल उपलब्ध है, मनुष्य ने जो सोच लिया उसको वो सिद्ध कर दे। तो मनुष्य भी कम नहीं है। मनुष्य की कार्यकौशल, मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का दिमाग, मनुष्य का विवेक, नेचर या प्रकृति न चाहते हुए भी मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है और कर रहा है। ऐसे ऐसे आविष्कार हैं, किए हैं कि नेचर नहीं चाहती, प्रकृति नहीं चाहती, परंतु मनुष्य ने अपने आविष्कार करके प्रकृति की आज्ञा की अवहेलना कर दी है। तो मैन पावर, मानव भी एक भूगोलवेत्ता है, मानव भी एक शक्ति है जो इस प्राकृतिक या सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन करता है। जो सांस्कृतिक वातावरण का स्वरूप हम देखते हैं, है ना, सड़कें बना दी हैं, रेलवे लाइन बिछा दी हैं, सड़कों के किनारे जो यूकेलिप्टस के जो पेड़ लगे हुए हैं, ये भी सांस्कृतिक वातावरण के प्रतिरूप हैं। सांस्कृतिक वातावरण से मतलब है कि जहां पर मनुष्य का हाथ लग गया, मनुष्य की बुद्धि लग गई, मनुष्य का दिमाग लग गया। जिस समय मनुष्य का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, उस समय पे इस पृथ्वी के धरातल पर केवल एक ही वातावरण था, और वो था क्या? केवल प्राकृतिक वातावरण। परंतु मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ, मनुष्य का जन्म हुआ, उसने अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए जो चारों तरफ एक आवरण का, एक परिवृत्त का, एक सराउंडिंग रूप से एक आवरण का जो निर्माण किया है, इसे हम सांस्कृतिक वातावरण कहते हैं। और आज भी मैन पावर अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने विवेक से प्रत्येक क्षण परिवर्तन कर रहा है। नेक्स्ट आपकी जीव जंतु और वनस्पति। जीव जंतु और वनस्पति भी प्राकृतिक, इस सांस्कृतिक और प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं। वनस्पति अपनी जड़ों के माध्यम से चट्टानों को आवरण देती है, जिससे चट्टाने क्षरण नहीं होता है, कटान नहीं होता है। कई चट्टाने जो है कमजोर होती हैं, वहां पर वनस्पति की जड़ों से वो ढीली होती हैं, और ढीली होने के बाद में उनका चूर्ण अपक्षय और अपर्दन होता है। कई जीव जंतु हैं जो अपने निवास के लिए मिट्टी को खोदते हैं, अपना घर बनाते हैं। जीव जंतु, है ना, मिट्टी को खाते हैं और उसमें परिवर्तन करते हैं। तो जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है, परिवर्तनशीलता का सिद्धांत है, इसमें ये शक्तियां अपना सहयोग करती हैं, और इन शक्तियों की वजह से क्रियाशीलता का प्रत्येक कार्य में क्रिया है, प्रत्येक क्षण क्रिया हो रही है। तो ये इसे हम क्रियाशीलता का या कार्यकलाप का सिद्धांत कहते हैं।